जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत करता हूं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और ये जो है आपका यूपी पुलिस के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और ये अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे आपके, ये यूपी पुलिस में आपके एग्जाम की तैयारी को देखते हुए ही बनाए गए हैं, जो आपको एग्जाम के पहले जरूर से जरूर सॉल्व करने हैं। सारे सेट जरूर करके जाइएगा, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको सामान्य जानकारी जैसे कि जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाएंगे, और बाकी के आप मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न है वो आप अपने सेकंड ऑप्शन आप अपना से फिर से दोबारा से कीजिएगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज देंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल जो है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल नाम से है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में बिना किसी देरी के। आप देख पा रहे हैं आप यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है सारंगी, वायलिन, मृदंग या संतूर। ऐसे बताना है कौन सा वादक यंत्र जो है ये बजाते थे। तो उस्ताद बिंदा खान जो है ये आपके सारंगी बजाते थे। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सारंगी। और यहाँ पे पंडित रामनारायण जी की बात करेंगे तो ये जो है पंडित रामनारायण जी, आसिफ अली खान, सावरी खान, संतोषी मिश्रा, ध्रुव घोष आदि जो अन्य हैं ये भी प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। आपको बताना है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत या अनुवांशिक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बहुकारक का सिद्धांत। नेतृत्व का जो है बहुकारक का सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, ठीक है। और इसको जो है देने वाले थे प्रोफेसर थर्स्टन। बहुकारक का सिद्धांत कौन दिया था? प्रोफेसर थर्स्टन के द्वारा ये दिया गया था, याद रखिएगा। और इस सिद्धांत के अंतर्गत नेतृत्व के लिए एक कारक नहीं बल्कि एक से अधिक व अनेकों कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसके माध्यम से एक नेतृत्वकर्ता कुशलता पूर्वक संचालन व नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, कौन सा है ये बताना है। ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जो राष्ट्र सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सॉरी, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका जो सही आंसर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करेंगे तो भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा है जहां पर कार्बन उत्सर्जन एकदम शून्य होगा, और इसका निर्माण कार्य जो है 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और यह हवाई अड्डा जो है दुनिया का चौथा और एशिया का पहला, याद रखिएगा, दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इस नए एयरपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा। अर्थात यूपी में कितने हो जाएंगे? यूपी में जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे, ठीक है। और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने वाला है, और एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल या उप लेफ्टिनेंट। इसका जो राइट आंसर होता है वो आप सभी को पता है, वो होता है एडमिरल। एडमिरल जो है इसका सबसे बड़ा पद अधिकारी होता है। अगले 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की थी? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है ये बताना है आपको। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है ये है आपके शेख हसीना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात करेंगे तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति उनका नाम है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद यहाँ पे लिखा भी है, अब्दुल हमीद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है?
रुपये डॉलर विनिमय दर को कम करना, इसमें बताना क्या क्या जो है गैर सूत्रीय चेतावनी थी, ये बताना है। तो रुपये डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रुपये डॉलर विनिमय दर को कम करना। ये तो गलत है, ये नहीं था उसमें। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये भी था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें कि गैर सूत्रीय मांगे कौन कौन सी थी, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो यह जो है आपका 1930 से 1931 तक हुआ। और इसका जो समझौता है वो आप सभी को पता है, 5 फरवरी 1931 को जो है गांधी और उनके मध्य जो है समझौता हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन सी गैर सूत्रीय मांगे थी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है पहला था भू राजस्व में 50% की कमी करना, फिर दूसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तीसरा था डाक आरक्षण बिल पास किए जाए, चौथा है नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक कर पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, पांचवा था तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, छठवां था इसमें रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों का जो आयात है उसको नियंत्रित कर दिया जाए और उस पर ज्यादा शुल्क न लिया जाए, सातवां था इसमें आपका रुपए विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए। जो रुपए की विनिमय दर थी उसको घटा करके 1 शिलिंग 4 पेंस ली जाए। अगला था 8वां नंबर सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। 9वां था उनका नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। और 10वां था आपका CIT विभागों पर सार्वजनिक नियंत्रण हो और उसे खत्म कर दिया जाए। 10वां हो गया 11वां था आपका शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए। जो शस्त्र अधिनियम चल रहा था उसमें परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का जो है लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि जो अंग्रेजों के द्वारा लाइसेंस रखने का अधिकार कैंसिल कर दिया गया था, उसको पुनः जो है दिया जाए उनकी आत्मरक्षा के लिए। ये जो है गांधी जी के द्वारा उनके गैर सूत्रीय मांगे थी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, बताने दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे उसमें सबसे छोटा दिन कौन सा है। 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन की बात करेंगे वो है 21 जून। 21 जून जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है। आप याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। और जैसे हम यहाँ पे 14 जनवरी को क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति, उसी तरह यहाँ पे आपका यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया, ऐसे कर्क संक्रांति ऐसे लिखा जाएगा। जो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में कर्क संक्रांति होता है और इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और इसी जो है 21 मार्च के बाद सूर्य के जो लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात्रि छोटी होती है और वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो है इस समय रातें लंबे हो जाती हैं और दिन सबसे छोटे हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो है 21 जून के टाइम पे यहाँ पे शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके प्रकाश होती है, किसके पास होती है, ये बताना है। अनुसूचित क्षेत्र कोई है उसको उसकी घोषणा करने की जो शक्ति है वह किसके पास होती है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास ये शक्ति होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में बात करें तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की जो शक्ति है वो जो है राष्ट्रपति के पास होती है। और इसका उल्लेख कहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका उल्लेख है आपका जो 5वीं अनुसूची है, आपकी 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है देखेंगे आप यहाँ पे,
अगला प्रश्न है आपका 9th नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे कि 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है और इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ, ये बताना है। अरुंधति भट्टाचार्य, रेखा एम मेनन, सुचित्रा इला या निर्मला सीतारमण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्मला सीतारमण। जो निर्मला सीतारमण है उनको जो है फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी होती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो है वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मामलों के जो मंत्रालय हैं, ये जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। इनका जो है प्रथम स्थान था, याद रखिएगा इनका कैसा स्थान था, प्रथम स्थान था। और उनके बाद रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन और गुडविल एम्बेसडर जो है नीता अंबानी दूसरे स्थान पर थी। दूसरे स्थान पर बात करेंगे तो वो थी नीता अंबानी, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 212। तो इसका जो राइट आंसर है, जो राज्यों के राज्यपाल की बात है की गई है, तो उस ये जो है आपको अनुच्छेद 213 के अधीन इनको शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्र अध्यादेश जारी करने की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड या द बर्ड ऑफ टाइम। तो इसमें सरोजिनी नायडू द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है उसका नाम है आपका द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। द गोल्डन बर्ड की बात करेंगे तो ये पुस्तक जो है ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखा गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं द गोल्डन ब्रदर्स के जो लेखक है ग्रीम ब्रदर्स। ग्रीम ब्रदर्स इनका जो है लेखक है। अगला द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये सभी जो है पुस्तकें सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है ये बताना है। तो नकदी और खाद्य दोनों फसल के एक साथ खेती करना, ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। और दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, मिश्रित खेती के उदाहरण ये नहीं है। पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये जो है मिश्रित खेती का उदाहरण है और यही इसकी प्रमुख विशेषता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पशु, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो मिश्रित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली होती है जिसमें पशुधन के साथ साथ खेती भी शामिल होती है और खेत पर फसल उत्पादन के साथ जब मुर्गी पालन जैसे कुछ अन्य कृषि आधारित और जैसे कि डेयरी फार्मिंग है इसमें और मधुमक्खी पालन आदि बहुत सारी चीजें एक साथ हम करते हैं, तो इस खेती की जो प्रणाली होती है उसे हम मिश्रित खेती का नाम देते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो वाहिनी दरबार की बात करेंगे तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न आपको किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था, यह है ये बताना है। गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हर राय। तो आदि ग्रंथ संकलित करने वाले जो थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ को संकलित किया और गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो था यहाँ पे आपका 1581 से लेकर के 1601 ईस्वी तक। 1601 ईस्वी तक इनका जो टाइम पीरियड था, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे कि गुरु अंगद राय जो है अमृतसर नगर का निर्माण कार्य पूरा कराया था और उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर दो तालाब भी बनवाए थे और अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या वीर नरसिंह। तो तुलु के राजवंश की स्थापना करने वाले थे, उनका नाम था यहाँ पे, उनका नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने तुलु के राजवंश की स्थापना की थी।
और तुलु वंश की बात करेंगे तो ये इसके जो टाइम पीरियड है वो है 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस तुलु वंश जो है इसकी स्थापना नरसा नायक के जो पुत्र थे वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी, और इसे जो है द्वितीय बाला पहाड़ की संज्ञा दी गई। ठीक है, द्वितीय बाला पहाड़ की संज्ञा जो है इसको दी जाती है। अगला प्रश्न, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी? वो थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे, और इन्होंने 711-712 ईस्वी में जो है भारत में सिंध पर आक्रमण किया था, और ये एक अरब आक्रमणकारी थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, ये बताना है। धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। तो यहाँ पे जो है शस्त्र शास्त्र की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है शस्त्र शास्त्र यहाँ पे है उपवेद, धनुर्वेद भी है, आयुर्वेद भी है, योग वेद। योग वेद कोई उपवेद नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा योग वेद। धनुर्वेद का बात करेंगे तो धनुर्वेद ये जो तो उपवेद तो है, बट जो है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, आयुर्वेद ऋग्वेद का है, धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद, याद रखिएगा। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद। आयुर्वेद की बात करेंगे, ये आपका ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? वो कहाँ पे है ये बताना है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया? ये बताना है कि किसमें से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ये जो है 13 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। आपको यहाँ पे याद रखना है 13 देशों से होकर के ये गुजरती है। वो 13 देश कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। साओ टोम ये इसी को प्रीशप भी कहते हैं। गैबन, दूसरा है गैबन, तीसरा है कांगो राज्य, चौथा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पांचवा है युगांडा, छठवां है केन्या, सातवां है सोमालिया, आठवां है मालदीव, नौवां है इंडोनेशिया, 10वां है किरिबाती, 11वां है इक्वाडोर और 12वां है कोलंबिया और लास्ट है आपका ब्राजील। ठीक है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ये सभी से जो है आपके भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा जो नामक मठ है यह कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। गैंगटॉक, थिम्पू, बोधगया, लद्दाख? तो हेमिस जो है, हेमिस से ये आपको याद रखना है, हेमिस है तो ये कहाँ पे होगा? लद्दाख। हेमिस लद्दाख, इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। जो हेमिस मठ है ये जम्मू कश्मीर में लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर लद्दाख में एक कस्बा है, और इसे हेमिस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और यह एक जो है बड़ा और आकर्षक मठ है जिसे हेमिस मठ या हेमिस गोप्पा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इस मठ की जो लंबाई है, ऊंचाई की बात करेंगे तो यह 12,000 फीट पर ऊंचा है इसकी। ठीक है, 12,000 फीट ये जो है ऊंचा है। अगला प्रश्न है आपको, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, सुनील यादव, विराट कोहली? तो 14 दिसंबर 2021 को जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम था आपका नीरज चोपड़ा। अगला है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो काजू का जो है परिचय करवाने वाले थे वो थे आपके पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने जो है
इस भारत में कृषि पुर्तगालियों की जो है महत्वपूर्ण देन है। और भारत में तंबाकू कौन कौन सी फसलें दी थी ये आपको बता देते हैं। उन्होंने दिया था तंबाकू है, मूंगफली है, आलू है, लाल मिर्च है, मकई है, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइन एप्पल, शरीफा, ये सभी जो है महत्वपूर्ण फसलें जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाई गई थी। और इसके अलावा भी बात करें तो भारत में जो है पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो प्रिंटिंग प्रेस है ये भी आपके जो है पुर्तगालियों की ही देन है, याद रखिएगा। और जहाज निर्माण उद्योग, यहाँ पे इन्होंने एक उद्योग दिया था जहाज निर्माण उद्योग, ये भी जो है पुर्तगालियों की ही देन थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? आयरिश स्वतंत्रता संग्राम, बीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डॉक्टर राधा कृष्णन? तो वो थे आपके जो है, इनका नाम था बीवी गिरी। बीवी गिरी जो है डलिन यूनिवर्सिटी में जो है लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे। और जब ये आयरलैंड गए तो वे वलेरा जैसे प्रसिद्ध विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन्फिन आंदोलन से जुड़ गए और इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर या 5 जून? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर जो है उससे जो है प्रभावित होकर के सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया और जिसमें विश्व के 114 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन जो है यूएनईपी का जन्म हुआ और प्रत्येक 5 जून को जो है इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया था। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो है नौरोज वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और यहाँ पे कोलकाता की दुर्गा पूजा, छाऊ नृत्य। ये बताना है कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता की दुर्गा पूजा। इसको जो है यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, कोलकाता की दुर्गा पूजा को यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 13, 15 या 17? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 महिलाएं थी यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या। और भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया है और संविधान सभा की जो कार्यवाही दिवस है वो आपको 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को गांधी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था और इसी को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है? कन्नौज, लखनऊ, नोएडा या इटावा? तो शेर सफारी की बात करेंगे तो ये आपकी जो है इटावा में स्थित है। इटावा जिले में जो है शेर सफारी स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से? प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है ये आपका जो है ब्रजभूमि से संबंधित है और जो है इस नृत्य में जो है स्त्री और पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के जो है 7 घड़े रख करके उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर लगातार जो है नाच गाना करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता और उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है कृषि जो है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है और भारतीय जो है कृषि का जीडीपी में बात करेंगे तो इसका जो है कृषि का 16% योगदान है, याद रखिए। और कुल निर्यात में 10% जो है भागीदार भी है। और भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश
का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम या सिंगापुर? इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे आप। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1981, 1982 में, 1985 में, 1989 में? भारत में आयात निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इंडिया एक्ट, यहाँ पे याद रखिएगा, इंडिया एक्ट आया था। और ये कब आया था? ये आया था 1982 में। इंडिया एक्ट 1982 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता? एमएल वालसम्मा, पीटी उषा, कमलजीत संधू या के मल्लेश्वरी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमलजीत संधू। अगला है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान? तो सार्क की जो पहली बैठक है ये आपका ढाका बांग्लादेश में इसकी पहली बैठक हुई थी। और सार्क का जो सुझाव है, सर्वप्रथम बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जियाउर रहमान, उन्होंने जो है 1970 में दिया था। और सार्क की जो स्थापना है, सार्क की स्थापना 1985 में जो है हुई थी। और उस समय जो है इसमें 7 देश शामिल थे। कौन कौन से? बंगाल, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, और श्रीलंका। इसके जो है 7 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। और लेकिन जो 14वां शिखर सम्मेलन था उसमें जो है 2007 में अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? स्पेसशिप 2, न्यू शेपर्ड कैप्सूल, क्रू ड्रैगन या पार्कर सोलर प्रोब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पार्कर सोलर प्रोब। अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है? मलिन बस्तियों को, ग्रामीण इलाकों को, छावनी क्षेत्र को या उपयुक्त सभी सही है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छावनी क्षेत्र को। ठीक है, जो कैंटोनमेंट एरिया होते हैं उन सभी को जो है त्वरित शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर? लौह और रक्त की नीति अपनाने वाले थे बलबन। बलबन ने जो ऐसा सुल्तान था जिसने लौह और रक्त की नीति, या इसी को कठोर नीति भी कहते हैं, और ये गुलाम मुंशी जो शासक है बलबन, इसने जो है इसको अपनाया था। बलबन ने विद्रोहियों को जो कमजोर करने और मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति को अपनाया था। और बलबन ने ही जो है राजत्व का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको याद रखना है। राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया था। और इसने अपने जो दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा चलाया था। सिजदा और पैबोस प्रथा जो है इसने अपने दरबार में चलाया था। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान की बात करेंगे, ये जो है हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर? टीपू सुल्तान आपका जो है मैसूर का शासक था। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या अल्पसंख्यकों संरक्षण से? संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है ये आपका दल बदल से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका जो दल बदल से संबंधित, और ये जो है दल बदल से संबंधित कौन सा, और ये किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में आपका शामिल है। 10वीं अनुसूची में ये जो है आपका स्थित है। और ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से हम आपके लिए जो है जनरल हिंदी के सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। जो आपके एग्जाम में हिंदी के कम से कम 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम हिंदी के आपके एग्जाम में 35 से 40 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको जो है जरूर ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास की बात करेंगे
सूरदास के यहाँ पे गुरु कौन थे? वो थे आपके रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या बैठलनाथ। सूरदास की बात करेंगे, सूरदास जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल के उत्कृष्ट अष्टछाप कवियों में से जो है सबसे अग्रणी थे, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है। और सूरदास ने लगभग जो है 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिसमें जो है अभी तक 500 पद ही उपलब्ध हैं। और सूरदास की प्रमुख रचनाएं थी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, उनकी प्रमुख रचनाएं थी। और सूरदास के बारे में बात करेंगे तो सूरदास जो है बचपन से ही क्या थे? ये जन्मांध थे। ये जन्मांध थे, ये भी आपको याद रखना। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? वृत्ति, यति, तुक या गण? तो छंद जो पढ़ते समय आपका आने वाला विराम होता है उसे हम क्या कहते हैं? यति। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जो है रुकना पड़ता है हमें, और इसी रुकने वाले स्थान को हम यति कहते हैं। छोटे छंदों में जो है साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, और बड़े छंदों में बात करेंगे तो ये जो है एक से अधिक यति या विराम होते हैं। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। विशेषण शब्द की बात की गई है, क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या उपमान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे कहेंगे विशेष। अर्थात जो विशेषण शब्द होते हैं जिस या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे हम क्या कहेंगे? विशेष। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है ये बताना है। जो प्राचीन शब्द विशेषण है ये किस प्रकार के अंतर्गत आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुणवाचक। प्राचीन, प्राचीन जो है पुराना, अर्थात ये जो है गुण बता रहा है किसी का, ये बहुत पुराना है, प्राचीन है। जैसे आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें जो है गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप यहाँ पे, अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासित, अभ्यासी, आभास या आभासित। आभास का जो विशेषण रूप है इसके बारे में बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्यासी। अगला है प्रश्न संख्या 44-45 नंबर के मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनना है। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, ये सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर की बात करेंगे ये जो है हो जाएगा कभी समाप्त ना होना। आपने देखा होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो साड़ी खुलती जा रही थी बट वो कभी खत्म नहीं हुई, उसी को बोलते हैं द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त ना होना। अगला प्रश्न है, कूप मंडूक होना, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, ये सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक की बात करेंगे तो ये जो है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है, बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या अलावा संज्ञा दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। आपको बताना है तो इसका क्या हुआ। सबसे पहले क्या आएगा यह बताना है, सामाजिक जीवन में, यहां से आपका शुरू होता है तो सामाजिक जीवन में जो है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, और इसके बाद हो जाएगा मनुष्य दूसरों के द्वारा, ये नहीं आएगा। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है और यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, ऐसे बनेगा। पहले आएगा सामाजिक जीवन में, फिर आएगा या, फिर ला, फिर रा, वाह, ऐसे बनेगा। इसके बाद 6 नंबर रह जाएगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसमें जो है आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य। अब यहाँ पे बताना है पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा को क्या कहा जाएगा, ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा
ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। यहाँ पे उत्तर और पश्चिम, सॉरी, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो है ये क्या हो जाएगी, ये हो गया आपके ईशान। इसे हम कहते हैं ईशान। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको वलय। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, वृक्षार या आवरण। तो वलय की बात करेंगे तो वलय का शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार घेरा। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। आप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। यहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास की बात करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे आजीवन। आजीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है आपने अव्ययी भाव समास की परिभाषा पढ़ी होगी, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है या प्रधान हो, पहला पद अव्यय या प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं, प्रतिदिन है, अनुरूप है, आजन्म है, आजीवन है, ये सभी जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो इसमें जो ठीक समय पर आ जाना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पे पर, तो ये जो है जो अधिकरण इसका कारक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मंदिर, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मंदिर, पूजाघर, पुजारी, मंदिर और मदिरा, घर सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय और अश्वशाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवालय। मंदिर अर्थात देवालय, और मंदिर में जो है देव का घर होता है, और मंदिरा में जो है अश्वशाला, मदिरा को जो हम कहते हैं अश्वशाला, मंदिरा। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है, ये बताना है। मिश्र वाक्य कौन सा है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये तो नहीं है आपको मिश्र जो है, इसमें जो है इसका ये नहीं होगा। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी नहीं होगा। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये भी नहीं होगा। मिश्र वाक्य यहाँ पे ये तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, एकदम सही। ये जो डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। अगला हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इसमें जो है काव्यांश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 53 से 56 तक काव्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, और विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब इसमें जो है एक कवि के द्वारा एक यहाँ पे कविता कही गई है, और उसी से आपको जो है एक क्वेश्चन देने हैं कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बात करने की, खुशियां मनाने की, या अपनी पहचान बनाने की। इसमें से डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको याद रखना है कवि के मन में किस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, यहाँ पे देखिए लिखा है कुछ अनोखा जश्न मनाए, सॉरी एक अनोखा जश्न मनाए, और हम कुछ कर दिखाएं, मतलब कुछ करने की यहाँ पे इच्छा उठी है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। पहला यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, या शुष्कता के। तो जो है सूखे पत्ते, सूखे पत्ते को मतलब है मन के सूखेपन, मन के जो है सूखेपन पे दिया हुआ है। सूखे पत्ते, गहनता की फसल लहलहाई है, ठीक है। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। इसका जो सूखे पत्ते से आशय है वो है मन के सूनेपन, मन के सूनेपन से इसका आशय है। अगला है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, या छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विचार रूपी। जो विचार रूपी
कलियां हैं उन पर इस जो है बहार का आगमन हुआ है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें या विचारों की गंभीरता। जो गहनता की फसल अर्थात उसका जो आशय है गहनता की फसलों से, वो है आपको विचारों में परिपक्वता, विचारों में परिपक्वता आ जाना, ये विचार जो है आपके अच्छे हो जाना, परिपक्व हो जाना, यू से हम कहेंगे गहनता की फसल। अगला है यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा करवाई इतने अच्छे से क्लास करवाई जा रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसके डैश अधिक बुद्धिमान है। अब हम बताना क्या होगा, तो रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। रामू की अपेक्षा, केवल इस अपेक्षा तो होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, रामू की उपेक्षा, यहाँ पे आएगा उपेक्षा, केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अपेक्षा, उपेक्षा और अपेक्षा है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हांसी, विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या उपमा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषोक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा। कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। ममता, वकील, पुस्तक। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा राम, यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस भी है, और गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक है। कृष्ण व्यक्तिवाचक है, कामायनी मिठास, मिठास यहाँ पे गुड़ हो गया, लखनऊ आम भी यहाँ पे, बुढ़ापा यहाँ पे जो है बुढ़ापा एक प्रकार का भाव हो गया, और वकील, वकील यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में आया जाएगा। ये ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालिंदी। कालिंदी आपका जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, कालिंदी जो है आपका यमुना का पर्यायवाची होता है, याद रखना है। बाकी सभी जो है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता और नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जानवी, देवनदी, ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची होते हैं। अगला हम बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन कीजिए। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो इसका जो राइट आंसर है सही वर्तनी है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रृंगार। 62 नंबर क्वेश्चन है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द की बात करेंगे, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। भीड़ जो है समूह होता है एक प्रकार का, ठीक है, जो भीड़ है वो समूह को दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीड़। अगला प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आ, का, एक, सिक। तो आंशिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक प्रत्यय, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो गया है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, यहाँ पे का माल बरामद किया गया है, ये होना चाहिए था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वधूमि का सही संधि विच्छेद बताना है। वधुधर्म ऊर्मी, वधुधन ऊर्मी, वधुधन ऊर्मी या वधुधन ऊर्मी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वधुधन ऊर्मी, बड़ा धू बनेगा, ऊर्मी बराबर हो जाएगा वधूर्मी। जैसे कि धर्म धन अर्थ हो जाएगा धर्मार्थ, इसी प्रकार वधुधन ऊर्मी वधूर्मी। 66 नंबर क्वेश्चन है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए।
पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। यहाँ पे पावक जो है ये तो आग का ही पर्यायवाची होता है। फिर यहाँ पे अनिल, अनिल जो है पावक, कृषाणु और अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची होते हैं। जब अनिल जो है ये आपका हवा का पर्यायवाची है, याद रख, इसलिए इसका राइट आंसर दिख जाएगा। अगला है हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। तो हर्ष का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका विषाद। हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। अगला प्रश्न है आपको 68 नंबर क्वेश्चन। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये बताना है। प्रलय, धवल, पंकिल या पामर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंकिल। गंदा, मैला और मलिन जो है पंकिल शब्द के जो है पर्यायवाची हैं। अगला है कर्कश। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश, कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। कर्कश का जो विलोम होता है ये बताना है कौन सा होगा, वो होता है आपका मधुर। कर्कश मतलब होता है कड़वा और इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वो मधुर। ठीक है। अविवेकी का जो विवेक जो है, विवेक का विलोम क्या होता है, वो होता है अविवेक, याद रखिएगा, अविवेक। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका निर्देश दिए हुए 70 से 71 वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया हुआ है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजय, इंद्रु, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे हम कहते हैं इंद्रजीत। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत। ठीक है, याद रखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है इंद्रियों पर, अगर हम यहाँ पे दिया हुआ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को हम कहते हैं जितेंद्रिय। अगला है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा होने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं हम, तो वो कहलाता है कुलीन। अगला प्रश्न है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। दीर्घायु दे प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। मेरी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थात ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। अगला प्रश्न 73 नंबर क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, इतिश्री, विनाश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका इतिश्री, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे फूल का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। यहाँ पे फूल का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो सुमन, पुष्प, कुसुम ये तो फूल के पर्यायवाची होते हैं। तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं होता है। तनुजा की बात करेंगे तो ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, पुत्री अर्थात बेटी का पर्यायवाची होता है तनुजा। 75 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस रस को रसराज कहा जाता है, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांति रस। यहाँ पे रसराज की संज्ञा दी गई है आपका श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और आज की क्लास यहीं पे आपके समाप्त होती है। यहाँ पे आपके संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, ये आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो हम जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है ये आपको याद रखिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन हम इस क्लास में नहीं करवाएंगे, यहाँ पे आपके जो है सिर्फ और सिर्फ जीएस और जो है हिंदी, जीएस प्लस हिंदी के जो है क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप सभी से निवेदन है क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही आपके लिए यूपी स्पेशल के लिए सेट लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।